नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है डिलीवरी। देखो बहू, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार बोल दिया ना, कोई नहीं आएगा मतलब कोई नहीं आएगा। मैं अकेले खुद ही सारा काम संभाल लूंगी। वैसे भी बहुत होगा तो 1 महीना, इसके बाद तो तुम्हारा पैर सही हो जाएगा ना। फिर तो तुम खुद ही काम करने लायक हो जाओगी। और अभी छोटी बहू की डिलीवरी की डेट 2 महीने है। तब तक तो खुद ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाओगी। फिर फालतू में क्यों किसी को बुलाओगी, घर में खर्चा बढ़ाओगी, लोगों की भीड़ भाड़ होगी। कहते हुए रत्ना देवी अपनी छोटी बहू लीला के कमरे से बाहर चली जाती है। रत्ना देवी की छोटी बहू लीला प्रेग्नेंट थी। उसे कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके चलते डॉक्टर ने पूरी तरह से बेड रेस्ट कर दिया था। बड़ी बहू प्रियंका लीला का खूब ध्यान रखी थी। दोनों में ही आपस में बहने की तरह प्यार था। लीला की प्रेगनेंसी की खबर सुन प्रियंका खुश हो गई थी कि उसकी भी बेटी के लिए भाई या फिर बहन आ जाएगा। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। प्रियंका भी अपनी जेठानी होने का फर्ज बखूबी निभा रही थी। लीला का बेड रेस्ट था तो वह लीला का भरपूर ध्यान देती थी। उस टाइम पे दवाई, खाना, नाश्ता, फल, दूध सब कुछ प्रियंका खुशी खुशी करती थी। घर का काम निपटाने के बाद भी पूरी दोपहर दोनों बेड पे लेटे लेटे ही बातें करती, जो रत्ना देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वह जब दोनों बहू को एक साथ हंसते खेलते देखती तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता। उनके शक हो जाता कि दोनों बस मेरी शिकायत करके ही हंस रही होगी। और इधर प्रियंका और लीला को भी अपनी सास की हरकतें बखूबी पता थी। वो दोनों जब भी इकट्ठे होकर दोपहर को गप्पे लड़ाती तो उनके मन में सबसे पहले ये बातें आती कि अब अम्मा जी को बेचैनी शुरू हो गई। तब तक तो वो शांत रहे, लेकिन किसी न किसी बहाने वो तो कमरे में आती रहेगी या बार बार प्रियंका को बुलाती रहेगी। लेकिन एक दिन अचानक ही प्रियंका ना जाने कैसा उसका पैर सीढ़ियों पर फिसल गया और वो ऐसे नीचे गिरी कि उसके पैर में पूरी तरह से फ्रैक्चर आ गया था। बेचारी प्रियंका दर्द से तड़प रही थी। जैसे तैसे उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया। अब तो दोनों बहुएं ही बेड रेस्ट पे हो गई थी। लीला की हालत पहले से ही उठने लायक नहीं थी। प्रियंका जो पूरा घर संभाल रखी थी, वो अपने पैरों की वजह से कुछ करने लायक नहीं रह गई। अब सबसे बड़ी आफत थी घर का काम, जो रत्ना देवी से अकेले नहीं हो पाता था। जैसे तैसे वो काम धीरे धीरे करती रहती थी। जाहिर सी बात थी, रचना जी का काम छूटे हुए कई साल हो गए थे। दोनों बहू के आने के बाद उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया था और फिर से सब कुछ संभालना मुश्किल था। फिर भी रत्ना जी लगी रहती। उसके दोनों बेटे राजीव और रोहन सुबह सुबह ऑफिस होता था। दोनों ही सुबह 8 बजे नाश्ता करके और दोपहर का लंच लेकर जाते थे। लेकिन 8 बजे तक रत्ना जी नाश्ता ही बना पाती थी। सुबह का चाय नाश्ता, बाकी घर का काम करते करते लंच बन ही नहीं पाता था, जिससे कि रोहन और राजीव को दोनों रोज दोपहर का बाहर ही खाना खाना पड़ता था। प्रियंका ने जब देखा कि माजी से घर नहीं संभाला जा रहा है तो उसने लीला से कहा, लीला, ऐसी हालत में जब भाभी प्रेग्नेंट होती तो ननद संभालने के लिए आती है, हमारी ननद कहाँ से आएगी जब है ही नहीं। एक काम करो, मेरे मायके में तो ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे मायके में तुम्हारी दो दो भाभियाँ हैं, तो अगर कुछ दिनों के लिए तुम अपनी छोटी भाभी को बोल दो आने के लिए तो कैसा रहेगा। वो अपनी देवरानी से पूछी। वैसे भी ननद के यहाँ तो दुख सुख में भाभिया का आना जाना तो लगा ही रहता है। हाँ दीदी, मैंने भी कई बार सोचा था, लेकिन माँ जी के डर से ही मैंने कुछ कहा नहीं। मम्मी तो भाभी को भोजन के लिए तैयार की है भेजने के लिए, क्योंकि मायके में तो मम्मी भी वह भी काम कर लेती है, बड़ी भाभी भी है। अगर छोटी भाभी कुछ दिनों के लिए आ जाए तो वहाँ पे भी किसी को परेशानी नहीं होगी और यहाँ पे भी काम हो जाएगा। भाभी को तो आ जाए। लेकिन माँ जी, कहते कहते वो रुक गई। लीला, प्रियंका ने कहाँ खो गई, कोई बात नहीं, माँ जी से बात करती हूँ। जैसे ही रत्ना देवी कमरे में आए, प्रियंका ने कहा, माँ जी, आपसे अकेले पूरे घर का काम नहीं हो पा रहा है। काम वाले का काम आपको पसंद नहीं आएगा, उसके हाथों का बनाया खाना नहीं खाओगी तो एक काम करते हैं,
लीला के मायके से उसकी छोटी बाबू को बोल देते हैं वह आने के लिए तैयार है, अगर आप हाँ कर दे तो। इतना सुनते ही रत्ना जी भड़क जाती है। क्या हाँ कर दे बहू? हाँ, क्या कर दे? नई नई रिश्तेदारी है, अब तुम चाहती हो कि मैं इसकी भाभी को बुलाकर घर का काम कराऊं? अरे वह भाभी है, कहीं भी थोड़ा कुछ भी ऊंच नीच हो गया, कोई बात उसके दिमाग में बैठ गई तो जाकर अपने घर कहेगी, कितनी बेइज्जती होगी। और वैसे भी कौन सा बड़ा काम है जो मैं नहीं कर पाती, धीरे धीरे ही सही करती हूँ ना। और एक ही महीने की तो बात है, 1 महीने में तो तुम्हें आराम हो ही जाएगा। और वैसे भी छोटी बहू की डिलीवरी का टाइम अभी 2 महीना बचा हुआ है, तब तक तुम अपने पैर पे खड़ी हो जाओगी, खुद घर को संभाल सकती हो, फिर फालतू में क्यों किसी को बुलाना। अब छोटी भाभी आएगी तो उसका बच्चा भी आएगा, भीड़ भाड़ मगर दूसरे का बच्चा आ जाए, नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं इतनी भीड़ बढ़ाने की। अभी टाइम है, मैं संभाल ले रही हूँ, 1 महीने बाद तुम खुद ही सही से हो जाओगी, फालतू को लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। कहते हुए रत्ना जी चली जाती है। सास की बातें सुन लीला को बुरा जरूर लगा था, बुरा तो प्रियंका को भी लगा था। दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। लीला ने कहा, दीदी आपको लगता है कि माँ जी 1 महीने तक पूरा घर संभाल लेगी? क्योंकि उनकी आदत भी नहीं है काम करने की, और रोहन को तो बाहर के खाने की आदत भी नहीं है। 2-4 दिन लगातार खाने पे उनका पेट भी खराब हो जाता है, फिर 1 महीना तो बहुत ही है। लीला की बात सुन सोच में पड़ गई प्रियंका। उसने उससे फिर कहा, मुझे ये समझ में नहीं आता, माँ जी बार बार 1-1 महीना क्यों कह रही है? मेरा पैर टूटा है, 1 महीना बाद क्या प्लास्टर करने के बाद मैं तुरंत कूदने लगूंगी, पूरा घर भाग के संभालूंगी, अकेले मेरे से हो पाएगा? इतनी जल्दी मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊंगी? 1 महीना तक बेड पे रहूंगी और उसके बाद तुरंत भागने लगूंगी, ताकि दोबारा से फिर से कोई ऊंच नीच हो जाए और अपना पैर ही खो दूं। माँ जी तो यही सोचकर बैठी है कि 1 महीने बाद से फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगी और पूरे घर को पहले की तरह भाग भाग कर संभाल लूंगी। माँ जी एक बार भी नहीं सोच रही है कि जिसका पैर फ्रैक्चर हुआ है वो पहले की तरह तुरंत नहीं दौड़ने लगेगा, टाइम लगेगा। तुम टेंशन ना लो, मैं राजीव से बात करती हूँ, अब वही अपनी माँ को समझा पाएंगे। शाम को जब राजीव और रोहन घर आते हैं, प्रियंका ने राजीव से कहती है। प्रियंका की बात सुन राजीव को भी सही लगी। राजीव ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, माँ लीला की भाभी को आने दो ना, प्रियंका भी 1 महीने के बाद तुरंत खड़ा होकर पूरा घर नहीं संभाल सकती है, उसको भी 2-4 महीने का टाइम लगेगा। और आपको बस की बात नहीं है, आप अकेले पूरा घर नहीं संभाल पाओगे। अच्छा बेटा, तुम्हें भी चढ़ा दिया इसने। बहू अभी दोपहर कोई मैंने तुमसे मना किया था ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, समय पे चाय पानी नहीं मिल रहा है, घर गंदा है, दिक्कत क्या है? जब एक बार मैंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कोई नहीं आएगा, मतलब कि कोई नहीं आएगा। रत्ना जी की कड़क आवाज सुन सब लोग शांत हो गए। किसी की हिम्मत ना हुई कि अब दोबारा इस बारे में उनसे बात करने की। लेकिन प्रियंका ने भी ठान लिया था, चाहे जो भी हो जाए, माँ जी के सोच के अनुसार चल को अपना पैर नहीं गंवा सकती। इधर रत्ना देवी दिन गिनती रही, और उधर प्रियंका ने प्लास्टर कटने के बाद घर जाकर रत्ना देवी को बोल दिया, अभी भी डॉक्टरों से 2-3 महीने ध्यान रखने के लिए कहा है, बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं सकती, तेज नहीं करना चाहती, बहुत ही आराम आराम से कदम बढ़ाना है। प्रियंका की बात सुन रत्ना देवी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, अच्छा तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट तो नहीं बोला है ना, तो कम से कम बैठे बैठे सब्जी तो काट ही सकती हो ना, और दाल चावल तो साफ कर सकती हो। घर के छोटे मोटे ऐसे बहुत से काम हैं जो बैठे बैठे भी किया जा सकता है, वही कर लो। नए जमाने के नए डॉक्टर के नए नए चोचले बरबराती हुई चली गई। रत्ना जी प्रियंका कुछ नहीं बोलती है, जो भी काम था वो बैठे बैठे ही करती रहती। एक दिन अचानक ही रत्ना जी की तबीयत खराब हो गई और गांव की कुछ औरतें प्रियंका को देखने के लिए आई। अब रत्ना जी
से उठा नहीं जा रहा था। बुखार और बदन दर्द तो था ही, ऊपर से घर के काम भी करने पड़ते थे। अब गांव की औरतें आई तो सबने साथ बैठकर बात करना भी मजबूरी हो गई थी। बातों के साथ साथ ही सबको चाय पानी भी कराना था, जो रत्ना देवी को बनाना पड़ा। रत्ना देवी की हालत घर का काम करता हुआ देख गांव की आई हुई काकी ने कहा, अरे रत्ना, एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम्हें अकेले घर का काम करना पड़ रहा है, और तुम्हारी दोनों बहू की हालत भी खराब है। यह तो वही बात हो गई ना, भगवान सच में सुख या दुख देता है तो दोनों ही छप्पर फाड़ के देता है। तुम भी अगर ऐसे ही जबरदस्ती चलती रहोगी तो सच में उठने लायक भी नहीं रहोगी। तुम काम वाली लगा लो ना। अरे जीजी, कैसे काम वाली लगवा लो? आपको पता है ना, मुझे उन पे विश्वास नहीं होता है। बिना नहाए धोए आएगी, खाना बनाकर चली जाएगी, और मुझे पसंद नहीं आता सबके हाथों का खाना खाना, इसलिए तो मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। क्या करूं, कोई मिलता भी नहीं है, किसे बुलाऊं? बेटी की तो नहीं कि ऐसे मौके पे कुछ दिनों के लिए बेटी को बुला ले। अब सब कुछ तो आपके सामने है, छुपा क्या है? प्रियंका वही बैठी सास की बातें सुन रही थी। उसे भी बड़ा बढ़िया मौका मिला। उसने मन ही मन कहा, अभी नहीं तो बोला तो फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसने तुरंत ही बेचारी बनते हुए कहा, काकी जी, मैंने तो माँ जी को कितनी बार कहा है कि माँ जी लीला की छोटी भाभी को बुला दो। लीला की माँ भी एक दो बार बोल चुकी है कि वो अपनी छोटी बहू को भेज देगी, क्योंकि उसका पूरा परिवार एक में रहता है, तो एक ही जगह रहता है, तो अगर वो 1 महीने के 2 महीने के लिए आ जाएगी तो उनके परिवार पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारा भी काम हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों माँ जी ही बुलाने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका की बात सुनते ही काकी जी ने रत्ना देवी को देखा और कहा, क्यों रे रत्ना, फिर क्या दिक्कत है? भाई देख, सामने से जब आने के लिए तैयार है लोग तो फिर क्यों मना कर रही हो तू? अरे नहीं जीजी, मना क्या कर रही हूँ? अब क्या दूसरे के घर के? अरे काहे का दूसरे का घर? उनके घर पे ही बेटी है, इस घर में उनका ही तो हक है बेटी के सुख दुख में शामिल होने का। मायके वाले नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तू भी क्या सोच लेकर बैठी है? बता, तेरी हालत है उठने की, बहू की हालत ऐसी खराब है। एक काम कर बहू, इसे कहने दे, इसे मैं अच्छा से जानती हूँ। छोटी बहू की भाभी खुशी को संभालने आएगी, और अगर छोटी बहू का बेटा हो गया तो भारी भरकम नेक भी देना पड़ेगा। नेक देने से ही बचना चाहती है तेरी सास। मैं इसके नस नस से वाकिफ हूँ। 1 नंबर की कंजूस काकी की बात सुन। रत्ना जी ने कुछ नहीं बोला और अब जवाब दे तो वो इस बात का बात तो कहीं ना कहीं सही भी था। काकी ने कहा, बहू तू एक काम कर, तू बोल दे छोटी बहू के मायके वालों से कल के कल ही वो अपनी छोटी भाभी को बहू को भेज दे। इसकी कंजूसी चलती रहेगी। तू बोल, अभी फोन करके मेरे सामने बोल। प्रियंका को भी बढ़िया मौका मिला। उसने तुरंत फोन उठाया और लीला की मम्मी से छोटी भाभी को कल आने के लिए बोल दिया। बेचारी रत्ना जी चुपचाप बैठी प्रियंका का मुंह देखती रह गई। अब काकी के आगे उनका मुंह भी नहीं खुलता था। बोले तो क्या बोले, जिस चक्कर में वह पिछले 1.5 महीने से अपने आप को घर के कामों में लगाई पड़ी थी, आखिरकार वही सब कुछ हुआ जो वह नहीं चाहती थी। लेकिन प्रियंका और लीला को सबसे बड़ा संतोष यह था कि कम से कम भाभी को होते हुए उनको पतियों को बाहर खाना खाना तो नहीं पड़ेगा। इसे उस बात की खुशी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।